इंडिया फर्स्ट न्यूज का खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा ये साल जो है चुनावी तैयारियों का भी है। कई नई पार्टियां यहां पर आने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर इतिहास देखें तो बाई पार्टी सिस्टम, यानी कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस यहां पर चुनावी सत्ता में हावी रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में किसी रोशनदान में एक नई पार्टी दस्तक देने की कोशिशों में जुटी हुई है। खास बात यह कि इस पार्टी के जो मुखिया हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और बड़े पद पर वो रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वरद मूर्ति मिश्रा जी, इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के खास प्रोग्राम में। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, नई पार्टी वरद मूर्ति जी के ऊपर किसका वरद हस्त है? किसी का भी नहीं। और यदि वरद हस्त हम लेने निकले और जनता का वरद हस्त चाहिए। लेकिन नई पार्टी मिश्रा जी, नई पार्टी काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी आपको पार्टी कार्यालय भी खोलने होंगे, कार्यकर्ताओं तक पहुंचना होगा, गाड़ी घोड़े, तो उसके लिए काफ़ी अर्थ भी लगता है। तो उसकी तैयारी हो गई है? जी हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि अभी मेरे पास सारे संसाधन है तो ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। लोग लेकिन मेरे साथ हैं, जिन लोगों ने इस विचार को मेरे साथ पिछले 4-5 वर्षों में जिया है, ऐसे काफ़ी लोग मेरे साथ। और मुझे लगता है कि इस देश में यदि आपके पास विचार है तो संसाधन की कभी कमी नहीं रही इस देश में। आप माइनिंग डिपार्टमेंट में, जो कि बहुत ही मलाईदार विभाग माना जाता है, उसके ईडी के पद से आप रिटायर्ड हुए। ईडी के पद से आपने खुद ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्या समझा जाए कि साहब मिश्रा जी, इतनी तमाम जो आपने सफ़र तय किया है, कलेक्टर भी रहे कई ज़िलों के आप मध्य प्रदेश में, ईडी के पद तक आप पहुँचे हैं, तो क्या वो जनता की जो सेवा की भावना जो आप कह रहे हैं, जिसकी वजह से आप पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या इन पदों पर मुमकिन नहीं थे? पहले तो थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं कि मैं ज़िलों में कलेक्टर नहीं रहा। हाँ, मेरा चांस था बनने का अभी जुलाई अगस्त के महीने में। अच्छा, अगर मैं नौकरी में रहता तो मैं बन जाता। जी जी। लेकिन जो दूसरा पहलू है आपके इस प्रश्न का, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पद पर रहने के बाद भी क्या हम लोग काम नहीं कर पाते? तो मेरा कहना है कि यस, नहीं कर पाते। हम लोग छोटा मोटा काम कर सकते हैं कि अगर कोई जिले का कलेक्टर है, वो छोटा मोटा नवाचार वहाँ करता है, तो वो अपने जिले में वो छोटी सी चीज़ चला सकता है। लेकिन वो आमूल परिवर्तन की बात अब कलेक्टर या कमिश्नर के स्तर पर संभव नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो कलेक्टर या कमिश्नर कोई नवाचार चलाते हैं, उनकी पोस्टिंग जैसी अलग होती है। जो अगला आदमी आता है तो वो सबसे पहले उस नवाचार को खत्म करके अपना कोई नया नवाचार शुरू करना चाहता है। तो इस तरह की परिस्थितियों में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कर पाना वहाँ संभव नहीं है। और लास्ट चीज़ ये कि बहुत सारा राजनीतिक दबाव भी इन दिनों बहुत है। मैं जब नौकरी में भर्ती हुआ था 96 में, उस समय की परिस्थिति काफ़ी अलग थी। मैं महसूस करता हूँ उस समय के कलेक्टर्स का कार्यकाल भी 2-2.5 साल होता था। लोगों को ज़िले समझने में, लोगों से संपर्क बनाने में और अच्छा काम करने के लिए पर्याप्त समय होता था। आज अगर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स करें तो ये कलेक्टर के हिस्से में 4.5-5 महीने का समय आ रहा है औसतन। अब आप खुद बताएं कि ऐसे में वो क्या जिला समझेंगे, कैसे काम करेंगे? आप जिस बिरादरी से आते हैं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है आपके मन में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, कलेक्टर बड़े मासूम से आप बता रहे हैं। नहीं, मासूम काम नहीं कर पाते बेचारे। नहीं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, ये सही बात है। लेकिन ये भी है कि वर्तमान में ब्यूरोक्रेसी का जो चलन हो गया है, उसमें मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि योग्यता का भी ह्रास हुआ है। पहले भी यही कंपटीशन था, यूपीएससी ही कंपटीशन कंडक्ट करती थी, लेकिन पहले के ऑफिसर्स में क्वालिटी थी। आज भी जो वरिष्ठ स्तर के जो पुराने लोग, उनमें आप देखेंगे कि अब क्वालिटी नहीं है। नहीं, जो पुराने लोग थे उनमें अभी भी जो बचे हुए कुछ लोग नहीं, अब जो नए आ रहे उनमें क्वालिटी नहीं है। हाँ, उनसे वो मतलब जिस तरह की लीडरशिप या जिस तरह का ओरिजिनल मौलिक थॉट होना चाहिए, वो अब नहीं आ रहा है देखने में। तो बड़ा स्टेटमेंट देना आप? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट है और मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी के काफ़ी लोग इस बात से सहमत हुए। जब क्वालिटी नहीं है और करप्शन के चार्जेस भी ब्यूरोक्रेट्स पे लगते रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं अखबारों में, टीवी में, रंगे हाथों भी पकड़े जाते हैं। आपकी पार्टी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ बड़ा भंडाफोड़ करेगी? क्या शुरुआत में आप आपके ही जो साथी रहे हैं
उनके चेहरे से नकाब हटाएंगे? देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि यदि जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हमारी फिर जो एक जिम्मेदारी है वो किसी बिरादरी के प्रति नहीं होगी, वो जनता के प्रति होगी। नहीं, आप जनता तो आशीर्वाद तब देगी ना जब पहले जनता के बीच में अपने कार्यों को रखेंगे कि देखिए हम ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि नेताओं को तो बहुत आसानी से यहाँ पर गरियाया जा सकता है, लेकिन जब अधिकारियों की बात आती है, मैं चूंकि बार बार अधिकारियों पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप खुद प्रशासनिक तंत्र से आ रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो क्या उनको आप जिनके बारे में तो आप काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, कहीं के भ्रष्टाचार के बारे में आप जानते होंगे, तो क्या हम ये माने कि आपकी जो नई पार्टी की शुरुआत ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बेनकाब करने के साथ हो सकती है? करेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसा बिंदु है कि जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिंदु है। मतलब मैं बहुत सिंपल बिंदु है, इस पे स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूँ। कोई भी आदमी का नौकरी छोड़कर राजनीति में आया है तो ये सहज में है कि उसका एक सर्कल होगा, एक ही होगा। लेकिन जब हम जनता के बीच आए, जैसे मैं आया, मैं अपनी बात आपको कहूँ कि नहीं, मैं इस चीज़ को कतई नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने देंगे? मतलब मैं कोई भी ऐसा करप्शन या कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार जो है जो प्रूव्ड है। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा अलग है वर्त जी। आपकी जानकारी में कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले रहे होंगे जहां पर आपको घुटन महसूस हुई, तभी तो आप प्रशासनिक तंत्र से निकलकर आपने राजनीति की राह पकड़ी। तो घुटन में कहीं ना कहीं वो कहीं सिस्टम की कमियां, वो कहीं ना कहीं अकर्मण्यता, इनकैपेबिलिटी, और वो कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार, वो भी इसके जिम्मेदार होगा। क्योंकि आप राजनीतिक गलियारे में कदम रख रहे हैं, लेकिन जिस गलियारे में आप लगभग 24 साल 22 साल आप रहे हैं, 26 साल, तो वहाँ से तो आप ऐसे ही टाटा बाय बाय करके आप ऐसे नहीं आ सकते ना कि चलिए साहब आप अपना काम करते रहिए और मैं चला और मैं राजनेताओं को गरियाऊंगा पहले। बिल्कुल आप गरियाने का अधिकार रखते हैं, आप बिल्कुल उनको बेनकाब करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन जिस जगह आपने 26 साल काम किया उनके बारे में जनता को बताइए ना कि भाई वो क्या क्या करते हैं, और कुछ एक नाम लेके बोलिए, बताइए उनके भ्रष्टाचार के बारे में कि एक वाक्य बताइए कि साहब देखिए मैं वहाँ पे अधिकारी था और मेरे साथी वहाँ पे कमीशन खोरी कर रहे थे, उसकी वजह से ये सब बुरा काम हो गया, कुछ गलत काम हो गया। या सब कुछ आप कहने के राजनेता ही करवाते हैं? नहीं, ऐसा मैं ऐसा नहीं कह सकता राजनेता कराते, क्योंकि मैं जिस बिरादरी में अभी तक था वहाँ भी मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं नज़दीक से। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो उत्तर शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सच सुनना चाहता हूँ, मेरे अच्छे बुरे की परवाह ना करें। भ्रष्टाचार का जो इशू है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इस पर कोई एक सीधी तरीके से उत्तर देना कि केवल अधिकारी भ्रष्ट हैं या केवल नेता भ्रष्ट हैं, ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता। भ्रष्टाचार के बहुत सारे पहलू, बहुत सारे आयाम और बहुत सारी उसकी, जिसको कहते हैं कि उसके सोपान हैं अलग अलग तरह। लेकिन मूल बात ये है कि आपकी नई पार्टी इन सोपानों को कैसे जो है या तो तय करेगी या फिर खत्म करेगी? नहीं, तय करने के अलावा हम खत्म करेंगे। तय करने का मतलब ये होगा कि एक यार्ड स्टिक बना देंगे हम, और हम लोग उस यार्ड स्टिक पे चलेंगे, और उस यार्ड स्टिक में फिर कोई भी आदमी अगर उसके अंदर आ गया है लगा कि गलत आदमी है। मतलब यार्ड स्टिक मतलब वो नमक टाइप का पैमाना होता है कि आटे में नमक चलता है? यार्ड स्टिक जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा कि भाई थोड़ा बहुत तो चलेगा, इतना इसके ज़्यादा करोगे तो नहीं, ऐसा मेरा आशय नहीं है। यार्ड स्टिक का मतलब है कि पैरामीटर्स होते हैं कि अगर वो करप्ट है तो करप्शन में कम या ज़्यादा नहीं होता, करप्शन इज करप्शन। तो निश्चित है कि अगर कोई भी आदमी वो किसी भी पद हो, किसी भी जगह अगर वो करप्ट है तो उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और मैं ये बात करूँगा। करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कुछ? मतलब आम आदमी पार्टी भी एक तीसरे विकल्प के तौर पर इस देश में हमने देख रहे हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली में बहुत अच्छा किया, पंजाब में सरकार भी बना ली, मध्य प्रदेश में भी जो है माना जा रहा है कि तीसरी शक्ति के तौर पर आम आदमी पार्टी बड़ा किरदार निभा सकती है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ की महापौर आम आदमी पार्टी से बन चुकी है। तीसरी शक्ति को लेकर सपा, बसपा, जनता दल, आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं। ऐसे में आपकी नई पार्टी उनसे कैसे जुदा होगी, कैसे अलग होगी? मेरा देखिए ये मानना है कि जैसे बसपा, सपा या जो भी और पार्टियों का आपने नाम लिए, वो सारी पार्टियां ऐसी हैं कि उनकी हाई कमान है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के बाहर है। और जो मेरी फीलिंग है वो फीलिंग ये, आप खुद हाई कमान है जो आप मध्य प्रदेश में? ऐसा नहीं बोलिए, फिर वो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा। ये मेरा कहना ये है कि एक ऐसा दल जो एक तो स्थानीय तरीके से बना हो और जिसका नेतृत्व भी स्थानीय स्तर पर हो, इसको शायद जनता ज़्यादा पसंद करेगी, बजाय ऐसे किसी दल को जो
जिसकी मध्य प्रदेश के बाहर हाई कमान है। लेकिन महाराष्ट्र तो मन से है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, राज ठाकरे जी का पैतृक वहाँ पर पृष्ठभूमि भी है, लेकिन मन से बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है महाराष्ट्र में। देखिए, मन से के बेहतर प्रदर्शन ना कर पाने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अभी चूंकि मेरा फोकस पूरा मध्य प्रदेश पर है जी, तो यहाँ का हमने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी उसको अध्ययन भी किया है, और हमारे कुछ साथी लोग भी थे जो इसमें हमारे साथ थे, जिन्होंने उसको अध्ययन करके हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि लोग स्थानीय दल को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, लोकल फैक्टर पे आप जाएंगे। अच्छा, सपाक्स भी यहाँ पर बनी थी पार्टी, और चुनाव भी लड़ी है 2018 में। सपाक्स पार्टी जो है 18 में चुनाव भी लड़ा उन्होंने, पर मेरा ऐसा मानना है कि उसका जो बेस है असल में थोड़ा सा सकरा बेस है, थोड़ा नैरो बेस है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को उठाया और एक तरह से वो जो लोगों की परसेप्शन है, परसेप्शन ये है कि वो सवर्णों की पॉलिटिक्स है। तो ऐसी स्थिति में उनका बेस थोड़ा सा। अच्छा, वरदमूर्ति मिश्रा जी की अगर हम विचारधारा की बात करें तो वरदमूर्ति मिश्रा जी की विचारधारा कहाँ भारतीय जनता पार्टी से मैच नहीं करती, कहाँ कांग्रेस से मैच नहीं करती, कहाँ सपा बसपा आम आदमी पार्टी से मैच नहीं करती। क्योंकि मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इन तमाम विचारधारा को दरकिनार कर आप खुद की पार्टी अब लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं आप उसको जहाँ पे कहते हैं कि भाई मेरी विचारधारा इनसे मैच नहीं कर रही, इससे मैच नहीं कर रही, इससे मैच नहीं, कहाँ मैच नहीं कर रही, क्या गलत लग रहा है इन सब पार्टियों में? ये तो ऐसा कि इसका जो उत्तर है बड़ा लंबा उत्तर है, मतलब ये, लेकिन मैं अपनी बात कह दूं कि इन जितने दलों के आपने नाम लिए, इसमें से कोई भी दल ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जरूर उस मोर्चे पर थोड़ा सा काम किया है कि उन्होंने नागरिक को केंद्र में रखकर काम किया है, लेकिन बाकी जितने दल हैं इन्होंने नागरिक सेंट्रिक काम नहीं किए। उनके पास नारे हैं, मंच है, बड़ी बड़ी बातें हैं, योजनाएं हैं, बहुत सारा मीडिया है ही, लेकिन आज भी जो आम वोटर है, जो आम मतदाता है, जिसको नागरिक कहेंगे, नागरिक आज भी सबसे कमजोर आदमी है इस पूरे डेमोक्रेसी में, जो कि सबसे मजबूत होना चाहिए। मेरी विचारधारा इस बात पर आधारित है कि नागरिक मजबूत होना चाहिए। मंत्री से ज्यादा नागरिक मजबूत रहे, मुख्यमंत्री से ज्यादा नागरिक मजबूत रहे। कैसे करेंगे आप उसे? सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके लिए, तंत्र बनेगा उसके लिए, क्योंकि चीज़ें कानून से चलती हैं। जो विधि का शासन लिखा हुआ उसका मतलब ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है उससे चलेंगे। व्यक्ति का शासन नहीं है हमारे यहाँ। नहीं तो लोग लिख सकते थे राष्ट्रपति का शासन, प्रधानमंत्री का शासन या मुख्यमंत्री का शासन, तो उसमें लिखा विधि का शासन। इसका आशय ये है कि अगर हम बेहतर सिस्टम क्रिएट करें और सिस्टम से लोगों को जो है लाभ मिलेगा। सिस्टम जब मैं कहता हूँ तो मेरा कहना ये है कि तंत्र में ऐसा होना चाहिए कि जो बड़े पद पर है उसका एकाधिकार ना हो, उसके पास विवेकाधिकार हो, लेकिन वो विवेकाधिकार इस ढंग से हो कि उसका केवल धनात्मक उपयोग संभव हो, ऋणात्मक। अच्छा, ये हम क्यों नहीं कहें कि वरदमूर्ति मिश्रा जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि साहब मैं अब एक सियासी पार्टी बनाऊं, चूँकि अब मैंने काफ़ी कार्य कर लिया है, शायद कुछ 2 पैसे आपने अर्जित भी किए होंगे अपनी मेहनत से, परिश्रम से, तो अब मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु एक राजनीतिक दल का यहाँ पर जो है सूत्रपात करूँ। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। महत्वाकांक्षा जो है उसको पूरा करने के लिए कोई भी आदमी, जो महत्वाकांक्षा नहीं है आपके अंदर? मैं सुनिए तो पहले, मैं इस समय अपने कैरियर के लगभग पीक पर था। राज्य प्रशासनिक सेवा का आदमी जब IAS बनता है उसके बाद ही शायद उसको लगता है कि उसके जीवन में कुछ बहुत बेहतर अवसर है। पर मुझे जनवरी में IAS अवार्ड हुआ और जून में मैंने नौकरी छोड़ दी। ये विचार जो है ये बड़ा पुराना विचार है मेरे अंदर कि हमें जनता की बेहतरी के लिए, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, और इसलिए ये केवल महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा कर दिया या कुछ और इसके पीछे हेतु है, ऐसा कतई नहीं। इसके पीछे विशुद्ध भावना जो है वो सिस्टम को बेहतर करने की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम के अंदर रहने के बाद शायद मैं उसकी जो तकनीकी खामियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको शायद मैं बेहतर समझूं। भरत जी, जिस सिस्टम से आप आ रहे हैं, तंत्र से आप आ रहे हैं, अब हो सकता है कि व्यक्तिगत आप एक अपवाद हों, लेकिन उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आम जो लोग हैं वो साहब के केबिन के बाहर खड़े होते हैं। साहब की जब अगर इजाज़त होती है तो वो अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद भी उनका एक डेकोरम होता है कि एक व्यक्ति अंदर आएगा, वो ऐसे खड़े होगा, फिर बैठने को कहा जाएगा तो ही बैठेगा, फाइल का पूछा जाएगा तो उतना ही बोला जाएगा, और अगर ज़्यादा देरी लगा दी या थोड़ी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जो साहब को पसंद नहीं है तो फिर घंटी बजेगी, दरबान आएगा और जनता को बाहर पहुंचा देगा। ऐसी स्थिति में उस माइंडसेट से आप क्या समझते हैं कि आप उस माइंडसेट से निकल चुके हैं, क्योंकि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, या जनता आपको अपना जनप्रतिनिधि समझती है? और इस देश की पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग,
बहुत ज़्यादा जो टाई कल्चर वाले लोग हैं वो राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देखिए, मेरे ऊपर ब्यूरोक्रेसी का जो रुतबा जैसा आपने एक चित्रण किया, ऐसा कभी हावी नहीं रहा। हमने अपने किसी भी दफ्तर में 26 सालों में इस तरह का कोई बोर्ड कभी नहीं लगाया कि मिलने का समय 4 से 6 या मिलने का समय मंगलवार बुधवार में। जो जब आया है, यानी कई बार ऐसा हुआ है कि रात में 8 बजे भी अगर मैं दफ्तर से निकल रहा हूँ, उसमें कोई ज़रूरतमंद आया है तो उसके कागज़ को मैंने गाड़ी के बोनट पर ही उसको एक्सेप्ट किया है और उस पर जो मुझे लिखना है वो लिखकर उसको संबंधित को दिया है। तो चूँकि मैं थोड़ा सा, मुझे अपना परीक्षण करने पर लगता है कि मैंने कभी उस तरह का चोला ओढ़ा नहीं। लोगों से हमारा बात व्यवहार जो है वो दफ्तरों में अपने अधीनस्थों से, कर्मचारियों से और आने जाने वाले लोगों से, मैं समझता हूँ मैंने उसमें शायद कभी चूक नहीं। इसलिए मुझे आश्वस्ति है कि जब मैं आज जनता के बीच में हूँ तो मैं बेहतर कर पाऊँ। आपने जनता को काफ़ी राशन पहुंचाया होगा बतौर प्रशासनिक अधिकारी। अब भाषण देने की बारी है, तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। कैसे, कोई रोल मॉडल आपके, कोई राजनेता कोई आपके रोल मॉडल है कि भाई उनका वक्तव्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है या उनका भाषण मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इंस्पायर होता है शख्स, ये कोई ऐसा कोई रोल मॉडल आपका? देखिए, ऐसा तो कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता। उसका कारण है कि अगर दूसरे का स्टाइल आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर आप अपनी मौलिकता खो देते हैं और पूरा ध्यान आपका फिर अपनी बात पे न जाके उस स्टाइल को मेंटेन करने में चला जाता है। तो मैं ऐसी कोई स्टाइल या कोई चीज़ नहीं मेंटेन करूँगा। मैं अपना, मेरा जो ओरिजिनल स्टाइल है, जो अभी तक 26-27 साल में मैंने विभिन्न कॉलेजों में जाकर या किसानों के सम्मेलनों में या बहुत सारे जन समस्या निवारण शिविर में जिस तरह से पब्लिक को संबोधित किया है मैंने, तो वही स्टाइल अपना बरकरार है। क्या स्टाइल है, थोड़ा इसका हमें झलक दिखा दें। नई पार्टी का नाम तो आप फिलहाल नहीं बता रहे हैं, शायद अगले इंटरव्यू में आप बताएं, लेकिन कैसे आप संबोधित करेंगे अपने जनता को? आप प्यारे प्रदेशवासियों, मुझे पता नहीं क्यों ये जो एक नेम है, ये एक नोमेनक्लेचर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यारे प्रदेशवासियों, बड़ा अपनत्व सा लगता है मुझे इसमें कि ये बड़ा अपनत्व भरा संबोधन है और जब प्रदेशवासी कहते हैं तो उसमें सारे लोग आ ही जाते हैं। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्यारे प्रदेशवासियों, निश्चित तौर पर हमें खुशी है कि आप एक राजनीतिक दल लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस राजनीतिक दल में वो कहीं एक भीड़ का हिस्सा न बन जाए। राजनीति में राजनीतिक पैंतरेबाजी भी होती है और काफ़ी बड़े स्तर पर होती है और उसका पैमाना ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी हो सकता है। उसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। आप भी करेंगे? देखिए, मैं राजनीतिक दावपेच जो दूसरे करते हैं उससे मैं अपने और अपने पार्टी का और अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा दाव जो जिसको कहते हैं जो कानून सम्मत नहीं है या जो बहुत अच्छा नहीं है नैतिक रूप से, उसको नहीं करेंगे। आपके खुद के नियम कायदे रहेंगे। हाँ, नुक्ताचीनी तो करेंगे, मतलब जो दूसरे का जो रहता है वो कल्चर है। तो नुक्ताचीनी, देखिए नुक्ताचीनी जो शब्द है थोड़ा सा उसमें नेगेटिव टिंज है। मेरा कहना है कि दूसरे की कमियों को उजागर करें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परत जी, क्योंकि आप काफ़ी इस समय अपनी पार्टी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के इस दौर में हैं। अगले वक्त जो हम आपसे इंटरव्यू लेंगे तो आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें फाइनल हो चुकी होगी, नाम भी आप हमें डिस्क्लोज़ करेंगे, बताएंगे, और आपके पार्टी के क्या कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे, कैसे आप उनको लोगों को आपस में जोड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बनाएंगे, पार्टी का सिंबल क्या होगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं और उस पर हम भी चर्चा करेंगे कि आखिर यही क्यों आपने चुना, यही क्यों टैगलाइन आपने ली, और तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे। और एक उम्मीद करते हैं कि जिसे कहते हैं मजे और राजनेता के तौर पे आप नहीं, एक अच्छे इंसान के तौर पे जैसे अभी आपने हमसे चर्चा की वैसे ही आप हमसे रूबरू होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। वरदमूर्ति मिश्रा जी हमसे चर्चा करते हुए और साफगोई से तमाम हमारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। राजनेताओं को पैंतरेबाजी यहाँ पर आना बेहद ज़रूरी माना जाता है क्योंकि जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन सबके बीच में अगर जनता के काम पर वो फोकस करें तो मुझे लगता है जनता उसे ज़्यादा महत्व देती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी राजनीति में बेहतर से बेहतर लोग आएँ, चाहे वो भले ही किसी भी पार्टी के हों, और वो न केवल प्रदेश का बल्कि हमारे संपूर्ण देश का गौरव भी बढ़ाएं। आपके प्रोग्राम कैसा लगा, आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार।